हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। हमारे 10+2 के सिलेबस की दूसरी कविता जिसका नाम है जिसका टाइटल है कीपिंग क्वाइट। ये पैब्लो नेरूदा की पोइम है। आज हम पढ़ेंगे। हमारा मोटो कोई पैसा कमाना नहीं है। हमारा मोटो है कि शिक्षा की सहायता से हम अपने जीवन को कैसे सुधारें और बच्चों की उसमें मदद कैसे करें। बिना टाइम वेस्ट किए, बिना कोई इधर उधर की बात किए, चलिए सीधा ये पोइम पढ़ते हैं। कीपिंग क्वाइट पोइम के पोइट के बारे में अगर मैं आपको बतलाऊं तो पैब्लो नेरूदा 1904 में इनका जन्म हुआ। 1973 में ये स्वर्ग सिधार गए और ये उनका पेन नेम था। बच्चे, पेन नेम क्या होता है? कोई भी आदमी जब अपना असली नाम की बजाय अपने आप को चाहता है कि लोग किसी और नाम से जाने, वो थोड़ा शॉर्ट नेम हो सकता है। कोई उसको लगता है कि ये मेरा नाम मुझे ज्यादा अच्छा जचेगा तो वो नाम रख लेता है, उसको पेन नेम बोलते हैं। तो एक्चुअल में पैब्लो नेरूदा पेन नेम है, उनका असली नाम है वो आपने याद करना है। आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। नेफ्टाली रिकार्डो रेज बेस्वाल्टो, ये पूरा नाम है। आपके सामने लिखा हुआ है, आपकी किताब में दिया हुआ है, आप इसको याद जरूर करना, ये जरूर पेपर में आ सकता है। एंड ही वॉज बॉर्न इन पैरल इन चाइल्ड। इनका जन्म चाइल्ड में हुआ था। और चाइल्ड एक जो है साउथ अमेरिकन कंट्री है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है। हम आपको दिखाएंगे आगे कि कहाँ है ये। और उनकी पोइम्स जो हैं उनका वो उनमें जो इमेजेस होते हैं, अंडरस्टूड, इजीली अंडरस्टूड इमेजेस, ये तीनों टर्म्स आपको जरूर ध्यान देनी चाहिए क्योंकि हो सकता है एग्जाम में इस पर प्रश्न पूछ लिया जाए कि उनकी कविताओं में जो तस्वीरें होती हैं वो बड़ी आसानी से समझ आ जाती हैं। और इनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1971 में, और उसके 2 साल बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कवि हैं नेरूदा। और ये आखिरी लाइन जो यहां आपके स्क्रीन पर दिख रही है उसको आप जरूर पढ़ें। इन दिस पोइम नेरूदा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। आप गहराई से अगर मेरा अगला एक वाक्य सुनेंगे तो आपका जीवन सुधर जाएगा। क्या वाक्य है? कि व्यक्ति को अपनी कमजोरियां और अपनी खूबियां दोनों का ख्याल जरूर होना चाहिए। इंट्रोस्पेक्शन जरूर करना चाहिए कि मैं क्या हूं, मुझ में क्या गलत है और मुझ में क्या ठीक है। एक तो ये चीज इस कविता में है, क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स। आदमी लोगों के बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग पैदा करना, ये एक थीम इस पोइम का है। नेफ्टाली रिकार्डो रेस बेसवाल्टो, ये नाम आपने याद रखना है। और इनका जो देश है चाइल्ड, वो वर्ल्ड के मैप में, ये देखिए रेड कलर में मैंने दिखाया है इसको, साउथ अमेरिका में ये कंट्री है। ये जो पोइम है कीपिंग क्वाइट, इस कविता की सबसे पहली 2 लाइनें जो हैं वो क्या हैं? सबसे पहली 2 लाइनें हैं, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। बहुत ही साधारण सी बात है। नाउ मतलब अब, वी विल काउंट टू 12, हम 12 गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पोइट कहते हैं कि हम 12 गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम बिल्कुल शांत रहेंगे। द पोइट सेज दैट एवरीवन शुड स्टॉप, हम रुक जाएंगे, कोई भी काम नहीं करेंगे। वट एवर वी आर डूइंग, वी विल स्टॉप अवर वर्क एंड विल रिमेन साइलेंट फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। कितने मोमेंट्स? के जितनी देर में 12 गिना जा सके। अब 12 ही क्यों कहा है? 11 क्यों नहीं कहा? 10 क्यों नहीं कहा? 50 क्यों नहीं कहा? वी विल काउंट टू 12 कहने का मतलब एक शॉर्ट पॉज। और 12 इसलिए कहा है कि 12 अपने आप में कंप्लीट होता है। कैसे कंप्लीट होता है? एक दिन में 12 घंटे होता है, एक साल में 12 महीने होते हैं। इसलिए, है ना, वी विल काउंट टू 12 क्योंकि एक घंटे, एक दिन में 12 घंटे होते हैं और 12 महीने होते हैं। ये 12 शब्द जो है, ये 12 जो है अपने आप में कंप्लीटनेस देता है। 12 अपने आप में कंप्लीटनेस देता है। इसलिए पोइट ये कहता है कि हम 12 गिनेंगे और 12 गिनने तक हम शांत रहेंगे।
कीप स्टिल, कीप स्टिल, आखिर में देखिए यहां कहा कीप स्टिल, इसका मतलब है कि हम कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, बिल्कुल शांत रहेंगे, और फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ हम अपने मन को भी शांत करेंगे, मतलब बिल्कुल चुपचाप। चुप्पी बहुत बड़ी चीज है, बहुत बोलना अच्छी चीज नहीं है, चुप रहने वाला ज्यादा सीखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। For once on the face of the earth, let's not speak in any language. For once, एक बार के लिए हम ऐसा कर लें कि इस जमीन के सरफेस के ऊपर, फेस ऑफ द अर्थ मीन्स इस जमीन के सरफेस के ऊपर जो आसमान से जमीन का फेस दिख रहा है, उस पूरे के पूरे फेस पर रहने वाले लोग, यानी कि पूरी दुनिया के लोग, फॉर वंस द फेस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। आइए हम किसी भी भाषा में बात नहीं करते। देखिए भाषाएं बहुत अच्छी चीज हैं, लेकिन भाषाएं लोगों को लड़ाती भी हैं, क्योंकि भाषाओं के नाम पर कोई कहता है हमारे महाराष्ट्र में मराठी बोलना कंपलसरी है, जो मराठी नहीं है उसको हम यहाँ नौकरी नहीं करने देंगे। अलग अलग क्षेत्रों के लोग, जर्मन लोग कहते हैं कि हमारे देश में आते हो तो जर्मन आनी चाहिए, चाइना वाले तो बड़े वो कहते हैं कि आपको हम चाइनीज भाषाएं आनी चाहिए, चाइना के लोग अंग्रेजी के पीछे नहीं भागते हैं। तो इस तरह की बात वो कहता है, आइए इस जमीन पर रहने वाले सब के सब लोग हम लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में हम बात नहीं करेंगे। ऐसा क्यों कहता है? ही विशेज, द पोइट विशेज, नेरुदा विशेज दैट पीपल ऑन दिस अर्थ दे शुड स्टॉप स्पीकिंग इन एनी लैंग्वेज because different languages are sources of discrimination and division into nations, religions, groups। अलग अलग भाषाओं वाले लोग, साइलेंस वुड यूनाइट एवरीवन, चुप रहेंगे सब एक हो जाएंगे, अननेसेसरी एक्शन बंद हो जाएगा, अननेसेसरी एक्शन बंद हो जाएगा। आगे क्या कहते हैं पोइट? लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, जैसे किसी से बात कर रहे हो, देखना, लेट्स, आओ 1 सेकेंड के लिए सब कुछ बंद कर दें, एंड नॉट टू मूव अवर आर्म्स सो मच, और क्या ना करें, अपने आर्म्स को कुछ समय के लिए शांत कर लें, अपने आर्म्स को मूव ना करें। आर्म्स का मतलब हाथ, आर्म्स के 2 मतलब हो सकते हैं, हाथ पैर ना हिलाएं, और दूसरा हो सकता है हथियार जो युद्ध में चले जाते हैं। आर्म्स का मतलब 2 होता है ना, आर्म्स एंड एमुनिशंस, आपको मालूम होगा। ये एक ही शब्द जो आर्म्स हैं, इसके 2 मीनिंग यहां पर बताए गए हैं। ऐसा शब्द जिसके 2 मीनिंग होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं पन, अंग्रेजी में हम पन बोलते हैं, एक ही शब्द और उसके डबल मीनिंग निकलता हो। तो द पोइट इनवाइट्स अस नॉट टू स्पीक इन एनी लैंग्वेज, टू स्टॉप ऑल अननेसेसरी एक्शन, टू स्टॉप वायलेंस, and he asks us for a moment of complete stillness. It would be an exotic moment without rush, without engines। बड़ा शानदार पल होगा अगर हम कुछ देर के लिए रुक जाएं। एग्जॉटिक शब्द आपके लिए नया हो सकता है। एग्जॉटिक का मतलब होता है यूनिक, एक बिल्कुल अलग सा, अनयूजुअल। ये एक अनयूजुअल मोमेंट। देखिए कोरोना में हमने सब लोगों ने घर से निकलना, इधर उधर लोगों के पास जाना बंद कर दिया था, तो बड़ा अलग था। अखबारों में या जो न्यूज़ आती थी कि सारी नदियां साफ हो गई हैं, सड़कें खाली हो गई हैं, और जंगली जानवर, हिरन जैसे लोग यूं सोचते हैं कि बिल्कुल खाली पड़ा है, चलो शहर ही क्यों ना चलें, चलिए शहर में जाते हैं, वो भी यूं सोचने लगे होंगे। तो ये एक एग्जॉटिक मोमेंट होगा कि हम कुछ भी ना करें, विदाउट रश, विदाउट इंजन्स। ये इंजन्स शब्द अपने आप में बहुत सारा भार लिए हुए है। इंजन्स का मतलब क्या है? सब मशीनें, इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो शोर शराबा हो रहा है वो सब का सब हम बंद करते हैं। पोइट की ऐसी इच्छा है। वो कहता है कि अगर हम, ये एक बड़ा एग्जॉटिक, बड़ा ही ब्यूटीफुल मोमेंट होगा, इफ वी स्टॉप ऑल एक्टिविटी, देयर विल नॉट बी एनी हरी, there will not be any machines, there will not be any noise, there will not be any industrial activity, the world would become peaceful। ऐसा हो जाएगा। we would all be together, सारी दुनिया एक साथ होगी, in a sudden strangeness। सडन स्ट्रेंजनेस का क्या मतलब है? कि ऐसी दुनिया जहां कोई शोर शराबा नहीं है, नो डिन एंड नॉइज ऑफ सिटी लाइफ, नो डिन एंड नॉइज ऑफ इंडस्ट्री, कुछ नहीं है ऐसा। ऐसी दुनिया, सडन स्ट्रेंजनेस, सडन स्ट्रेंजनेस
ऐसी अचानक हुई, ये अजीबोगरीब सा लाइफ हो जाएगा, होगा लेकिन ऐसा। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। ऐसा हो जाए, सब एक्टिविटी बंद हो जाए, तो मछुआरे ठंडे समंदर में जहां बर्फ गिरी हुई है, वहां पर व्हेल मछलियों को मारने से परहेज करेंगे। देखिए कैसे पहाड़ों पर बर्फ गिरी हुई है और व्हेल मछली को मारने के लिए अपनी कश्ती में तैयार हैं दो लोग। अगर ऐसा हो जाए कि हम एक्टिविटी को बंद कर दें, तो क्या होगा? मछुआरे मार नहीं पाएंगे व्हेल्स को। इफ पीपल स्टॉप देयर रेस्टलेस एक्टिविटी, फिशरमैन वुड स्टॉप किलिंग व्हेल्स। क्या मतलब है इसका? देयर विल बी काइंडनेस टूवर्ड्स नेचर, देयर विल बी नॉन वायलेंस, देयर विल बी रेस्पेक्ट फॉर लिविंग क्रीचर्स। And the man gathering salt would look at his hurt hands. hurt hands, ये भी his hurt hands, ये भी अनुप्रास अलंकार है, एलिट्रेशन है बहुत अच्छा। ये मुझे पहले ध्यान नहीं आया, मैंने लिस्ट में शामिल नहीं किया इसको। his hurt hands, the man gathering salt, नमक इकट्ठा करने वाले लोग, ऐसे लोग जो नमक अपने हाथों से इकट्ठा करते हैं। नमक तो बड़ा बहुत तेज एसिड होता है अपने आप में, है ना? तो वो इकट्ठा करते हैं तो हाथों में जख्म पड़ जाते हैं। कैसे जख्म पड़ जाता है? देखिए ऐसे जख्म पड़ जाता है, ऐसे हाथ हो जाता है। और वो आदमी जो नमक इकट्ठा कर रहा है, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, उसके जख्मी हुए हाथों में, अपने हाथों को देखने का मौका मिलेगा। बहुत सारे लोगों ने कोरोना में कमेंट किया कि पहली बार इतना लंबा वक्त परिवार के साथ बिताने को मिला। ऐसी एक्टिविटी जब हम सब शांत हो जाएंगे, तो ऐसा होगा कि हमें कुछ वक्त मिलेगा कि, वरना बेचारे लेबरर्स जो होते हैं उनको कहां वक्त मिलता है हाथों को देखने का। थके हारे आते हैं, सो जाते हैं, सुबह फिर काम पे चल पड़ते हैं। अ लेबरर कलेक्टिंग सॉल्ट वुड फाइनली नोटिस हिज वुंडेड हैंड्स इफ वी स्टॉप unnecessary activity. Normally poor workers are very busy, they are very busy in surviving, they cannot think about their suffering. Silence would create self awareness in such laborers. अगर हम शांत रहेंगे तो हमें वक्त मिलेगा अपने आप को जानने का, पहचानने का। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers. क्या होता है कि वो लोग जो अपने आप को युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं, ग्रीन वॉर्स, ग्रीन वॉर से क्या मतलब है? ऐसा युद्ध जिसमें एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय किया जाता है, एनवायरनमेंट के खिलाफ युद्ध। वॉर्स विद गैस, ऐसा युद्ध जिसमें बड़े ही खतरनाक हथियारों से लड़ा जाता है। वॉर्स विद फायर, बॉम्ब से लड़ा जाता है। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, और ऐसा आयरोनिकल सिचुएशन कि जब विक्ट्री हो जाती है, जीत हो जाती है, तो उस जीत का जश्न मनाने के लिए कोई बचता नहीं है। ऐसे युद्ध। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, अगर हम शांत हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, कोई बहसबाजी, कोई किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं रहेगा, तो क्या होगा? वो सब लोग जो इस तरह के युद्ध की तैयारियां करने वाले हैं, वो सब लोग वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, वो बढ़िया कपड़े पहन लेंगे, साफ कपड़े पहन लेंगे, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, वो अपने भाइयों के साथ सुंदर कपड़े पहन करके अपने भाइयों के साथ चलेंगे। इन द शेड डूइंग नथिंग, वो परछाई में चलेंगे एक दूसरे की। डूइंग नथिंग, कोई काम नहीं कर रहे होंगे और युद्ध नहीं लड़ रहे होंगे। पोइट का क्या मतलब है यहां पर, क्या कहना चाहता है? ही वॉन्ट्स टू से that when we are silent, we are not preparing for war against environment, war against resources and land. wars with gas का मतलब है केमिकल वॉरफेयर नहीं होगा। wars with fire का मतलब है डिस्ट्रक्टिव वायलेंस और बॉम्ब से हम नहीं लड़ेंगे। नेहरूदा क्रिटिसाइजेस ह्यूमैनिटी, नेहरूदा मानवता को क्रिटिसाइज करता है कि कैसे युद्ध का ऑब्सेशन हो रखा है आदमी को। सम वॉर्स बिकम सो डिस्ट्रक्टिव
दैट होल ह्यूमैनिटी सफर्स एंड होल ह्यूमैनिटी इज फिनिश्ड। ऐसा हो सकता है कि परमाणु हथियार का प्रयोग हो जाए और पूरी मानवता ही खत्म हो जाए। ऐसी विक्ट्री जब कोई सर्वाइवर बचे ही ना, ऐसी जीत का क्या फायदा? वॉर डिस्ट्रॉयज एवरीवन एंड सच अ विक्ट्री बिकम्स मीनिंगलेस। इसलिए ये पोइट इस तरह की एंटी वार स्टेटमेंट हमें देते हैं। इसलिए पोइट का क्या कहना है? इंस्टेड ऑफ फाइटिंग, सोल्जर्स को चाहिए कि वो शांत रहें, चुप रहें। पॉलिटिशियंस को चाहिए, डिप्लोमैट्स को चाहिए कि वो चुप रहें और युद्ध ना करें। ऐसे जब युद्ध नहीं होगा तो क्या होगा? पीपल विल वेयर क्लीन क्लॉथ्स, दे विल वॉक पीसफुली, दे विल लिव विद देयर ब्रदर्स एंड दे विल नॉट बी डूइंग एनी एक्टिविटी। मीनिंग क्या है इसका? मीनिंग मीन्स लिविंग पीसफुली, नॉट एंगेजिंग इन एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन। ये मतलब है पोइट का। वट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। कई बार है ना, हम जो कुछ कहते हैं लोग उसका कुछ और ही मीनिंग निकाल लेते हैं, है ना। हम किसी को कोई बात बताएं और वो उसका ऐसा मीनिंग निकाल ले कि जो मीनिंग हो ही ना, और अपने सुविधा के हिसाब से। तो पोइट कह रहा है व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। मैं कह रहा हूं ना, मेरा ये मतलब नहीं है कि काम करना बंद कर दो। नेहरूदा साहब ये कहते हैं, मैं कह रहा हूं उसका ये मतलब नहीं है कि तुम काम करना बंद कर दो और कह दो कि नेहरूदा ने कहा है भाई काम नहीं करना। He clarifies. He clarifies something important. He is not asking people to stop living and working forever. What he wants a temporary pause. He wants that people should stop and reflect on their lives. अपने जीवन के बारे में सोचें। People should stop for a peaceful silence. ओशो साहब कहते हैं, रजनीश ओशो, कि हर रोज हमें 5 या 10 मिनट के लिए रुक करके अपने आप के बारे में, अपनी खूबियों, अपनी खामियों के बारे में सोचना चाहिए। उससे हमारी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है, हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है, हम गलत काम करने से बचते हैं, तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, मानसिक शांति रहती है। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। पोइट कहते हैं कि लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। जीवन जो है वो है, जीवन जैसा है वैसा है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। इसका मतलब क्या है? आई डू नॉट वॉन्ट एनी एसोसिएशन विद डेथ। मैं मृत्यु जैसी चीज का, लोगों को मारने के काम का कोई भार उठाकर घूमना नहीं चाहता। ही सपोर्ट्स लाइफ, ही सपोर्ट्स लाइफ, ही डजंट सपोर्ट डेथ। If we were not so single minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening themselves with death, ourselves with death. If we were not so single minded, आदमी क्या करता है? आदमी ऑब्सेस्ड हो जाता है। एक ही काम पर पैसा कमाना है, क्रूरता करनी है, बर्बाद करना है, एक टारगेट बना लेता है। जैसे आप ट्रंप के बयान देखिए, ये पोइम जैसे ट्रंप के ऊपर लिखी गई हो। सॉरी। ऐसी अच्छी कविताएं, बार बार ऐसा लगता है वक्त गुजरने के साथ 100-500 साल गुजर जाए तो भी व्यक्ति को लगता है आज इस व्यक्ति पर लिखी गई है। इस वक्त, आज की तारीख में 14 मई 2026 को जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो ट्रंप जिस तरह के बयान देता है, बिल्कुल लगता है कि ये ट्रंप को एड्रेस करके लिखी गई है। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग। हम लोग क्या करते हैं? वी लाइक कांस्टेंट एक्टिविटी, लगातार काम करते रहना। हम जिंदगी को आगे बढ़ाने में बड़े बड़े एम्बिशन लेकर के, बड़े बड़े कंपटीशन लेकर के, बड़ी बड़ी मटेरियल सक्सेस लेकर के आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, और हम कभी रुकते नहीं हैं। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवरसेल्व्स। अरे भाई, रुकना है एक बार। फॉर वंस कुड डू नथिंग, एक पल ऐसा भी होना चाहिए जब हम कुछ ना कर रहे हैं और रुक करके सोचें। परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, शायद ऐसी बड़ी शांति जब हम चुप हो जाएंगे, अपने आप के बारे में सोचेंगे। माइट, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है कि उस वक्त जब हम थोड़ा रुक करके सोचेंगे तो क्या होगा?
माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, हमारे जीवन में जो दुखों का आगमन हो गया है वो शायद समाप्त हो जाएं, उन दुखों का शायद अंत हो जाए। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवरसेल्व्स, हम कभी भी अपने आप को समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। नेहरूदा साहब कहते हैं हम अपने आप को कभी समझने की कोशिश नहीं करते हैं। जरूरी है कि हम अपने आप को समझें। एंड ऑफ थ्रेटनिंग अवरसेल्व्स विद डेथ, हम क्या कर रहे हैं? we are feeling lonely, we are unhappy, we are sad because we never truly understand ourselves, हम अपने आप को समझते ही नहीं। हम ह्यूमन बीइंग्स, we fail to understand ourselves, we fail to understand others, what we create wars, we destroy nature, we threaten humanity, हम तो आदमी के एग्जिस्टेंस को धमकी दे रहे हैं कि खत्म कर देंगे। देखिए पाकिस्तान कितनी आसानी से कहता है कि हम बॉम्ब चला देंगे, हम एटम बॉम्ब का यूज कर लेंगे। कोई कहता है कि ये हमने किस लिए रखे हुए, नहीं तो ये बड़ी इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है। दुनिया इसके लिए तैयार है। द पोइट बिलीव साइलेंस एंड रिफ्लेक्शन कैन सेव ह्यूमैनिटी फ्रॉम सेल्फ डिस्ट्रक्शन। नेहरूदा साहब का मानना है आप चुप होकर के, शांत होकर के चिंतन कीजिए, सोचिए मैं क्या कर रहा हूं, क्या अच्छा है क्या बुरा है। उससे क्या होगा, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा और सेल्फ डिस्ट्रक्शन से दूर जाएंगे। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead. शायद ये जमीन, अर्थ का देखिए कैपिटल ई लिखा है इन्होंने, हालांकि द लगा दिया था तो वो यूनिक अर्थ तो हो गई थी, फिर भी कैपिटल ई लिखा है इन्होंने। अर्थ कैन टीच अस, क्यों लिखा है? मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था जब मैं माय मदर एट 66 पढ़ा रहा था, तो कैपिटल ई जब लिखा है तो ये पर्सोनिफाई किया है। जमी कभी माइक लेकर तुम्हें समझाती है क्या? हेलो हेलो सुनो भाई साहब सुनो, अर्थ ऐसा समझाती है? कभी नहीं समझाती है। अर्थ का पर्सोनिफिकेशन किया गया है, मानवीकरण किया गया है। जमी आदमी की तरह बोल रही है, क्या कह रही है? कैन टीच अस, जमी हमें समझा सकती है। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, कि जब सब कुछ मुर्दा नजर आ रहा है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी लाइव, हमें ऐसा होना चाहिए कि हम शांत रहें, चुप रहें, यूं हैं जैसे कि मुर्दा हूं और बाद में जिंदा हो जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि भगवान सुन ले कि हम तो बिल्कुल शांत मुर्दा हैं जी, और वो भगवान क्या देखे, अच्छा मुर्दा हैं, चलो ठीक है ये सांस में निकाल लेता हूं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेटर, बाद में हम जिंदा हो जाएं। दिस अर्थ कैन टीच एन इंपॉर्टेंट लेसन टू अस। पीपल शुड पॉज एंड थिंक, people should pause and think, and this silence finally should end and we should come alive. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. देखिए ये वही लाइनें फिर से आ गई हैं जो शुरू में थी। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, हम क्या करेंगे? 12 तक गिनेंगे, 12 घंटे 12 महीने। एंड यू कीप क्वाइट, जैसे आपसे बात कर रहा हूं और तुम चुप रहे ना। एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा, है ना? ये कहूंगा और मैं चला जाऊंगा, ऐसे लग रहा है जैसे पोइम का एंड होने वाला है। द पोइट एंड्स very gently, he announces that the poem ends here. He again asks people to remain silent for a moment. वो कहता 12 गिनने तक। He then quietly leaves. He allows the readers to think deeply on their own life, on activities, on nature, what you do, what you don't do. इसको बोलते हैं बेटा रेफरेन। जब एक ही कविता की लाइन, एक गाना था ना, ओ मितवा रे आजा तुझको पुकारे मेरे गीत, आप वो गाना सुन के देखिएगा, उसमें एक लाइन बहुत बार रिपीट होती है। और म्यूजिक और पोइट्री, संगीत में ऐसा होता है, उसको बोलते हैं रेफरेन, RE, रेफरेन लिख देता हूं मैं, रेफरेन, ये रेफरेन होता है। तो रेफरेन यहां पर ये लाइन थोड़ा सा चेंज है, बिल्कुल एग्जैक्टली वो नहीं है जो ओपनिंग दोनों लाइनें थी, थोड़ा सा इसमें चेंज है, फिर भी कुछ चीजें सिमिलर हैं और उसको रेफरेन बोला जाता है। देखिए पहले जिस तरह से 12 घंटे की, 12 मिनट, 12 सेकंड्स की, 12 काउंट की बात किया था, वही 12 काउंट का बात पोइट ने यहां किया है। तो पोइम कंप्लीट हो गई हमारी, आपको समझ में आ गई होगी। और हम देखते हैं कि एनालाइज करते हैं कि ये पोइम किस बारे में। जब आप पोइम के ऊपर कोई भी आंसर लिख रहे हैं
तो आपको उस पोइम में बहुत अच्छे से समझ करके उस पोइम की लस्सी का जिक्र नहीं करना, उसके मक्खन का जिक्र करना है। बच्चे आप इस बात पर ध्यान दें कि सबसे अच्छे नंबर, सबसे अच्छे मार्क्स किसके आते हैं? बहुत अच्छे मार्क्स उस बच्चे के आते हैं जिसको पूरी पोइम की स्ट्रक्चर का ज्ञान है, पूरी पोइम में क्या कहा गया है और कैसे कहा गया है उसका ज्ञान है। इस पोइम में क्या कहा गया है? कीपिंग क्वाइट, साइलेंस की बात की गई है। और किस चीज की बात की गई है? पीस एंड नॉन वायलेंस की बात की गई है कि हमने युद्ध बुद्ध नहीं करने भाई। और किसकी बात की है? सेल्फ अंडरस्टैंडिंग की बात की है कि आप अपने आप को समझिए कि आप में क्या अच्छा है क्या बुरा है। जो बुरा है उसको खत्म कीजिए और जो अच्छा है उसको और निखारिए। ह्यूमन यूनिटी की बात की है। उसने कहा चुप हो जाइए, किसी भाषा का इस्तेमाल नहीं कीजिए। हम सब दुनिया के लोग, चाहे अफ्रीकन हो, चाहे अमेरिकन हो, चाहे ऑस्ट्रेलियन हो, इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, चाइल्ड के हो, पेरू के हो, जर्मनी के हो, कहीं के भी हो, पूरी मानवता एक है। अगर लोग, सारी दुनिया के लोग इकट्ठा बैठे हों और बोले ना तो किसी को पता नहीं लगेगा ये अलग अलग नेशन से आए हुए लोग हैं। सबको लगेगा सब एक साथ हैं, भाई भाई ही तो हैं। हार्मनी विद नेचर, देखिए प्रकृति बहुत जरूरी है। पोइट ने देखो कितनी वर्सेटाइल चीजों को एक साथ इकट्ठा कर दिया है। प्रकृति भी बहुत जरूरी है। इस पोइम में पोइटिक डिवाइसेस का इस्तेमाल कैसे हुआ है, क्या हुआ है, मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बताऊंगा। और ये पोइटिक डिवाइसेस है ना, इनको बच्चों ध्यान से सुनो। शुरू की मैं जो एक या दो पोइम्स पढ़ाऊंगा उसमें अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो आप हमेशा हमेशा के लिए सीख जाएंगे। और एक चीज आप अगर एक एक बार सीख गए तो हमेशा आपके काम आएगी। रेपिटिशन। नाउ वी विल काउंट टू 12, ये पोइम में 2 बार आता है, ये रेपिटिशन है। वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, यहां गैस और फायर शब्द चेंज हुए हैं। बाकी वॉर्स विद ये आप देखें तो ये वॉर्स विद यहां वाला वॉर्स विद यहां भी आ रहा है, तो ये रेपिटिशन है। इमेजरी क्या होती है? जब शब्द बोलने से पिक्चर हमारे दिमाग में आ जाए। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, बर्फ गिरे हुए समंदर में मछुआरे, आ गया ना इमेज दिमाग में, तो ये इमेजरी है। हर्ट हैंड्स, एलिट्रेशन, हिज हर्ट हैंड्स, एलिट्रेशन भी था। और हर्ट हैंड्स ये क्या है? ये इमेजरी भी है। जख्मी हुए हाथ, आ गई ना तस्वीर दिमाग में कि दरारें चली हुई हाथ में और खून निकल रहा है। पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड, कपड़े, साफ कपड़े पहनकर अपने भाइयों के साथ शेड में चलते हुए। तो ये एक साफ कपड़ों वाले लोग जो चल रहे हैं उनका तस्वीर हमारे दिमाग में आता है, इमेज है। सिंबोलिज्म की बात करें, काउंट टू 12, तो 12 सिंबॉलिक है, 12 महीने का, 12 घंटे का, कंप्लीटनेस का सिंबल है। पर्सोनिफिकेशन, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, मैं पहले बता चुका हूं पोइम पढ़ाते हुए। तो ये मानवीकरण है, मनुष्य की संज्ञा दी गई है। धरती किसी को जाकर के मास्टर बन के नहीं पढ़ाएगी, ये तो मैं ही हूं मास्टर जो तुम्हें पढ़ा रहा हूं। और बहुत सारे टीचर्स आपके जीवन में अच्छे अच्छे रहे होंगे, बहुत सारे मुझसे बेहतर रहे होंगे, बहुत सारे मुझसे बेहतर और आएंगे। लेकिन मेरा अगर आपके जीवन में थोड़ा योगदान हो जाता है तो मुझे अच्छा लगेगा। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, ये पर्सोनिफिकेशन है। आयरनी, आयरनी होता है बेटा कि जब हम कोई बात कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, उसका रिजल्ट उससे बिल्कुल उल्टा हो जाए। युद्ध किस लिए करते हैं? कि हम पहलवान दिखेंगे और सामने वाला कमजोर दिखेगा, और जब दोनों ही मारे जाएं, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, आयरनी है इसमें। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, विक्ट्री विद में एलिट्रेशन है क्या? कमेंट करके बताना। विक्ट्री विद, क्या इसमें एलिट्रेशन है? कमेंट करके बताना प्लीज। एलिट्रेशन, वी विल में एलिट्रेशन है। सडन स्ट्रेंजनेस में हिज हर्ट हैंड्स, वो मैं लिखना यहां भूल गया, आप ध्यान करें कि वो एलिट्रेशन है, अनुप्रास अलंकार है। क्योंकि पहली साउंड व विल और वी दोनों में वह साउंड है, वी विल। सडन स्ट्रेंजनेस, दो पहली साउंड दोनों में स है, सेम वाला स है, एक जैसा है, एलिट्रेशन है। एंजैबमेंट, ये बहुत सारी कविताओं में होता है, इसको एक बार के लिए याद कर लो, बार बार क्या याद करना है, एक बार इसको समझ लो तो याद करने की जरूरत नहीं रहेगी कभी भी। इसका मतलब है एक लाइन बिना आखिर में पंक्चुएशन मार्क आए उसका मीनिंग अगली लाइन में चले जाना, पोइट्री में, वो एंजैबमेंट होता है। कॉन्ट्रास्ट, क्या बात है, कॉन्ट्रास्ट की बात पर तो मजा आ जाता है। मैं जब कभी भी कोई पोइम पढ़ता हूं तो उसमें कॉन्ट्रास्ट होता है, बिना कॉन्ट्रास्ट के पोइम नहीं होता है ना। देखिए इस पोइम में नॉइज की बात करता है, इंजन्स की बात करता है, साइलेंस की बात करता है पोइट,
वॉर की भी बात करता है, पीस की भी बात करता है, एक्टिविटी की भी बात करता है, स्टिलनेस की बात करता है। वो कहता है मैं नहीं चाहता कि सारी एक्टिविटी बंद हो जाए। देखिए, गीत होता है उसमें इस तरह का कॉन्ट्रास्ट, ऑपोजिट्स होता ही होता है ना, है ना। हिंदी के गाने सुन के देखिए, आपका ध्यान जाएगा, अब मैं बता रहा हूं आपको, आपका ध्यान जाया करेगा ना, कि किस तरह से ऑपोजिट चीजें एक ही लाइन में होती हैं। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, मतलब तो आना और जाना है। दो दो पल में कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। बेटा, तेरी और मेरी कहानी है ये जीवन, दो पलों में से उम्र चुरानी है। जीवन क्या है? आना और जाना, या आना हो सकता है या जाना हो सकता है। आना और जाना इकट्ठे हैं तो कॉन्ट्रास्ट है, ऑपोजिट्स हैं। ये ऑपोजिट्स जीवन में रहती हैं और कविता में जरूर रहती हैं। मीटर की बात करें, हमने पिछली पोएम पढ़ी थी माई मदर एट 66, उसमें सभी लाइनें समान लेंथ की नहीं थी। अगली कविता जो आएगी जॉन कीट्स की, वो वाली समान लेंथ की लाइंस है, वहां पर मीटर होगा। पिछली पोइम में मीटर नहीं था क्योंकि फ्री वर्स था। जब मीटर नहीं होता है पोइम में, समान लेंथ की लाइंस नहीं होती है, एक जैसी मात्राओं की संख्या, क्या होता है? मात्राओं की एक जैसी संख्या। एक लाइन में 10 मात्राएं हैं, दूसरी में भी 10 हैं, तो मीटर है ना। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इशू है, आप छोटे बच्चे हो, भी आगे समझ में आएगा, जिक्र करेंगे, पढ़ाते रहेंगे। पिछली पोइम में किया था, आगे और करूंगा, आज आ जाएगा समझ में आपको, है ना। कोई फिक्स राइम स्कीम नहीं है इस पोइम में। आप देखें सभी लाइनों के आखिरी आखिरी शब्द मिला करके देखें, कहीं नहीं मिलते। राइम स्कीम नहीं है, कोई रेगुलर मीटर नहीं है, लाइंस की लेंथ बराबर नहीं है, तो फ्री वर्स है। कन्वर्सेशनल एड्रेस, जैसे वी का इस्तेमाल करता है कवि, यू का इस्तेमाल करता है, बार बार कहता है लेट्स डू इट, तो ये सब है जैसे सामने बैठे किसी आदमी से बात कर रहे, इसको बोलते हैं कन्वर्सेशनल एड्रेस। टोन, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है इस पोइम में टोन कैसा है। पूरी पोइम में एक जैसा टोन नहीं है इसमें। बिल्कुल शुरुआत में बड़ा ही काम के चलिए 12 गिनते हैं और चुप रहते हैं, और बीच में क्रिटिकल हो जाता है कि लोग युद्ध करते हैं, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं, है ना, आग बम वाले युद्ध करते हैं। उसके बाद फिलोसॉफिकल हो जाता है कि हमारा जीवन जो है कैसा है, और आखिर में बड़ा होपफुल हो जाता है, शायद प्रकृति हमें सिखा दे। तो होपफुल और जेंटल टोन है। तीन चार प्रकार की टोन अलग अलग स्टैंजाज में नजर आती है। स्ट्रक्चर, जहां से शुरू होती है वहीं पे खत्म हो जाती है। सर्क्यूलर स्ट्रक्चर, सर्कल होता है ना, सर्कल, सर्कल कब कंप्लीट होता है? जिस पॉइंट से हमने शुरू किया, बिल्कुल गोलाई में चलते चलते वहीं पे जाके फिर मिले, सर्कल बन जाता है। तो स्ट्रक्चर, पोइम जहां से शुरू होती है, क्या कहां से शुरू होती है? चलिए 12 गिनते हैं, वहां से शुरू होती है, खत्म कहां होती है? वहीं पे खत्म होती है। चलिए 12 गिनते हैं, है ना। तो 12 गिनने तक चुप रहते हैं, सर्क्यूलर स्ट्रक्चर है। तो दोस्तों, मैंने अपनी कोशिश किया है, हालांकि बहुत कुछ और मेरे दिमाग में है जो अभी भी बताना बाकी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने माँ बाप की उम्मीदों पर खरा उतरना, जीवन को अच्छा बनाने के लिए शिक्षा लेना, अच्छे काम करना, अच्छी जिंदगी जीना, रुकना, सोचना कि मैं क्या हूं, मुझ में क्या बुरा है जो मुझे छोड़ देना चाहिए, और मुझ में क्या अच्छा है जो मुझे और बढ़ाना चाहिए। अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना, अच्छा लगे तो कमेंट करना। मुझे इंतजार रहता है आपके कमेंट का कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।